अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदरान अफजल है और मैं बैचलर का स्टूडेंट हूँ। फाइनल सेमेस्टर BSIT 8 का मैं स्टूडेंट हूँ। तो सर ने मुझे कहा था कि मैंने आपको थोड़ा सा ना वेब के लिहाज से डिमॉन्स्ट्रेशन देना था। फॉर एग्जांपल आप एक वेब पेज के थ्रू किस तरह डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करते हो और उसे डिस्प्ले करते हो। ठीक है, डेटाबेसेस आपने पढ़ी हुई है ना, या अभी पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेब आपने पढ़ी हुई है? वेब में क्या क्या चीज़ें कवर की हुई हैं? PHP भी की हुई है, ठीक है। इंट्रो, फॉर्म बनाने आते हैं, ठीक है। डेटाबेस में कितनी क्यूरीज पड़ी हैं? इंसर्ट वगैरह की पड़ी हुई है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब HTML से ही, ठीक है। तो चीज़ें हमने सिर्फ ये कवर करनी है कि आपके पास एक फॉर्म हो जहाँ से आप यूज़र का फॉर एग्जांपल नेम वगैरह, यूज़र नेम डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हो, और आपने चेक बॉक्स में वैल्यू किस तरह एंटर करवानी है। रेडियो बटन्स आपने पढ़े होंगे, उनकी वैल्यू हमने किस तरह स्टोर करवानी है। ड्रॉप डाउन आपने देखे होंगे, जिस तरह हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन आ रहा होता है जिसमें से हम अपना ईयर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू किस तरह स्टोर करवानी है। और इसी तरह आपने कोई भी इमेज या कोई भी फ़ाइल जो हम अपलोड करते हैं वो आपने सर्वर पे किस तरह स्टोर करवानी है और फिर डिस्प्ले करवानी है। मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल टेस्ट के नाम से। PHP में एडमिन पे काम किया हुआ है? PHP माई एडमिन पे नहीं किया हुआ? हाँ जी, वैम सर्वर में भी यही होता है, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। यहाँ पे आपकी सारी डेटाबेसेस पड़ी होती हैं। ठीक है, जिस तरह आपने ओरेकल में पढ़ा था कि आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्यूरीज लगाते हैं, फिर उसमें टेबल क्रिएट करने के लिए, फिर उसमें प्राइमरी की सेट करने के लिए, फिर उसमें इंसर्ट वगैरह करने के लिए आप डिफरेंट क्यूरीज लगाते हैं। तो PHP में एडमिन जो है, यहाँ पे आप GUI मतलब ग्राफिकल के थ्रू आप अपनी डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, और अंदर प्राइमरी की, फ़ॉरेन की, ये सारे जितने भी चेक्स हैं ये सारे आप सिंपल बटन्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके वैम्प और जैम्प दोनों में इंस्टॉल होगा, ठीक है। आपने जब भी कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप न्यू में आएँ, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी डेटाबेस का नेम सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इसमें देता हूँ कि test2, ठीक है। अब आपकी ये डेटाबेस क्रिएट हो गई है, इसमें फ़िलहाल कोई टेबल नहीं है। अब जब भी आपने कोई टेबल क्रिएट करना है, आपने यहाँ पे उसका नेम बताना है कि आप किस एंटिटी का टेबल बनाना चाह रहे हो, और उसके अंदर कॉलम्स बताने हैं कि कितने कॉलम बनाना चाह रहे हो। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप कोई भी टेबल बनाओ ना, उसके अंदर एक प्राइमरी की ज़रूर रखो और उसे ऑटो इंक्रीमेंट करो। प्राइमरी की मतलब यही होती है जो टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई हो, ठीक है। उसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप यूज़र से इनपुट ले लें। फॉर एग्जांपल CNIC है, वो हर बंदे का यूनिक होगा, लेकिन वो लेते भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में ये होता है कि यूज़र एक ही CNIC 2 दफ़ा एंटर कर सकता है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास सेकंड अप्रोच ये होती है कि हम प्राइमरी की को ऑटो इंक्रीमेंट बनाते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि जब भी उसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा ना, तो वो ऑटोमेटिक एक नंबर इंक्रीमेंट कर देगा। आप पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, उसकी ID 1 होगी, दूसरा करेंगे 2 होगी, इसी तरह ID इंक्रीज़ होती जाएगी। आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा फेसबुक पे आप किसी की प्रोफाइल वगैरह ओपन करें तो यहाँ URL पे उसका नाम आ रहा होता है और साथ काफ़ी बड़ी सी ID आ रही होती है उसकी, 1 2 3 4 वगैरह। वो उसकी ऑटो इंक्रीमेंट ID होती है, प्राइमरी की होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल बना रहा हूँ यूज़र्स का, जिसमें मैं यूज़र का नेम, उसका जेंडर, और फ़िलहाल ये दो ही रख लेता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली मेरे पास होंगे तीन, क्योंकि एक उसकी यूनिक ID होगी प्राइमरी की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका नेम सेट करूँगा यूज़र्स, और उसके 3 कॉलम्स बता दूँगा, ठीक है, ID, नेम और उसका जेंडर।
अब यहाँ से आपने वो तीनों कॉलम के नाम बताने हैं, उनकी डाटा टाइप बतानी है और जो जो उनके पैरामीटर्स होंगे वो बताने हैं, ठीक है। अब पहला होगा हमारा आईडी। ये आप सिंपल आईडी भी रख लेते हैं या यूज़र आईडी भी कर सकते हैं, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। और कॉलम्स के नेम में आपने एक तो ये डैश नहीं रखनी, ये वाली, और आपने स्पेस नहीं रखनी, ठीक है। अगर आप ये डैश रखेंगे ना तो वो इसे माइनस समझेगा, ठीक है, और वो इसे इंटरप्रेट कर देगा, तो इसलिए हम इसे अंडरस्कोर कर सकते हैं। टाइप इसकी इंट रहेगी क्योंकि जो आईडी होती है वो हमेशा इंटीजर में होती है, 1 2 3 4 की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपने अगर इसे प्राइमरी की बनाना है ना, आप यहाँ इंडेक्स से भी जाके लगा सकते हैं। जिस तरह ओरेकल में होता है ना, हमारे पास फॉरेन की के इंडेक्स होते हैं, प्राइमरी की के इंडेक्स होते हैं, तो यहाँ से भी आप प्राइमरी की बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको ऑटो इंक्रीमेंट बनाना है, मतलब वो हमेशा न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हो, तो आप AI पे क्लिक करेंगे। AI का मतलब यही है ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद आप साइज़ इसे कोई भी ना दें, क्योंकि हो सकता है हमारी यहाँ पे साइज़ अगर मैं देता हूँ ना, फॉर एग्जांपल 2, तो इसका मतलब है वो 2 डेसिमल्स तक क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसलिए अगर हम साइज़ नहीं देंगे तो वो अनलिमिटेड नंबर्स तक आईडी को स्टोर करेगा, ठीक है। प्राइमरी की ये ऐसे ही रहने दें। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप उसका बताएं कि आपने नाम स्टोर करवाना है, यूज़र अंडरस्कोर नेम, और इसकी टाइप टेक्स्ट या वारचार। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो टेक्स्ट होता है ना, इसमें आप कोई इंडेक्स नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। और इसमें आप वैल्यू ना भी देना तो भी आपका वैल्यू सही इंसर्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप वारचार देते हैं तो आप इस पर कोई ना कोई इंडेक्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन की का कोई इंडेक्स लगाना हो या प्राइमरी की का लगाना हो या कोई यूनिक इंडेक्स लगाना हो, ठीक है। और जब आप वारचार रखेंगे तो आपको फिर इसकी डाटा टाइप भी लेंथ भी बतानी पड़ेगी, ठीक है, कि इसमें इतने करैक्टर्स आ सकते हैं। अब अगर यूज़र का नेम 25 करैक्टर से ज़्यादा होगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक एक एरर शो हो जाएगा, ठीक है। ये यूज़ होता है जब आपने CNIC वगैरह करनी हो, जिसमें मैं यहाँ पे CNIC सेलेक्ट करूँ, वारचार दे के मैं उसे 13 करैक्टर्स दे दूँ, ठीक है, कि अगर वो अपनी CNIC 13 से ज़्यादा लिखे तो उसे ऑटोमेटिक एक एरर शो हो जाए, ठीक है। अब यूज़र नेम नॉर्मली इससे ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा हमने रखना है जेंडर। अब जेंडर में मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि मैं इसे सिंपल टेक्स्ट भी रख सकता हूँ क्योंकि ये मेल या फीमेल में आएगा, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास हो ना कि हमने स्पेसिफिक डाटा टाइप्स में ही वैल्यू लेनी हो, तो हम उसे एनम रखते हैं। एनम का मतलब होता है इनूमरेशंस, ठीक है। जिस तरह अब यहाँ पे मैंने आईडी में इंट रखा था ना, तो यहाँ पे इंटीजर में कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1 से लेकर नंबर की फॉर्म में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी इंट में आएंगी। लेकिन अगर मैं इसे एनम कर दूंगा ना, तो फिर मैं जो वैल्यूज़ बताऊंगा ये उन्हीं वैल्यूज़ के अंदर ही लेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे एनम किया ना, अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया एडिट नम वैल्यूज़, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लिखूँगा मेल, एक लिखूँगा फ़ीमेल और बाकी रिमूव कर दूँगा, ठीक है। अब जब मैं जेंडर के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवाने लगूँगा, अगर वो मेल या फीमेल के अलावा भी कोई स्टोर करवाने लगूँगा तो मुझे ऑटोमेटिक एक एरर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसे सिंपल टेक्स्ट रख देता तो अंदर कोई भी टेक्स्ट आ सकता था कि यूज़र मेल या फीमेल के अलावा कुछ और भी एंटर कर सकता था, ठीक है। ये इनूमरेशंस होती हैं। उसके बाद आप सेव करेंगे तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके टेबल का स्ट्रक्चर आ रहा है। अब आपने अगर अपने टेबल में कोई फ़ॉरेन की लगानी हो ना, तो आप यहाँ रिलेशन व्यू से जाके लगा सकते हैं। लेकिन फ़ॉरेन की जैसे आपको पता होगा कि उसी केस में लगती है जब आपके पास कोई प्राइमरी की हो, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास एक ही टेबल है जिसमें ऑलरेडी एक प्राइमरी की लगी हुई है, यूज़र आईडी, ठीक है। अब आपने ये करना है कि एक HTML का फॉर्म बनाना है। अच्छा, आपने PHP जो की थी उसमें HTML से डाटा इंसर्ट करवाया था? नहीं, मतलब वो PHP एको वगैरह वो आपने किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ सिंपल इंडेक्स, और एक्सटेंशन आपने हमेशा PHP रखनी है क्योंकि सिंपल HTML में आपका PHP का कोड नहीं चलेगा, ठीक है। अब जब आप फ़ाइल का नेम इंडेक्स रखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे फ़ाइल का नेम नहीं देना पड़ेगा, वो डायरेक्ट इंडेक्स को ही रन करेगा, ठीक है। फिर नाम आगे लिखना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसी की कॉपी रखता हूँ ना और मैं इसे कह देता हूँ index2,
या इसे कोई होम दे देता हूँ। जैसे अभी इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा तो अभी वो इंडेक्स को ही चला रहा है, इसलिए कुछ भी शो नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैंने होम को चलाना है तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि home.php को रन करो। ठीक हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले आपने HTML का एक सिंपल सा फॉर्म बनाना है। ठीक है, मैं फॉर्म का टैग लगाऊंगा, उसे एक मेथड दूंगा और एक एक्शन। मेथड पोस्ट आपने किया हुआ है या सिंपल गेट किया हुआ है? दोनों किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप कोई एक्शन नहीं देते ना तो वो फॉर्म का डाटा इसी पेज पे सेंड कर देगा। ठीक है, अब मैंने हाँ, नेम भी आ सकता है। अगर मैं नेम लिख दूंगा तो वो उस पेज पे सेंड कर देगा। अगर मैं नेम नहीं लिखूंगा या इवन मैं ये एक्शन भी नहीं दूंगा तो भी वो इसी पेज पे ही इस फॉर्म का डाटा सेंड करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फील्ड लगा लेता हूँ, टाइप टेक्स्ट। अब हमने यूज़र की आईडी यूज़र से नहीं लेनी, वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि यूज़र से आईडी लेंगे तो हो सकता है वो कोई डुप्लीकेट एंट्री कर दे। ठीक है, नेम हम गेट देते हैं क्योंकि हमने उसे PHP में नेम के थ्रू ही गेट करना होता है। ठीक है, मैं इसे नाम दे देता हूँ यूज़र नेम। उसके बाद प्लेस होल्डर आपने पढ़ा होगा कि जो आपको इनपुट फील्ड के अंदर ही नज़र आता है। ठीक है, अब इसी तरह मैंने एक सबमिट का बटन बनाना है कि जिस पे मैं क्लिक करूं तो मेरा फॉर्म का डाटा सबमिट हो जाए और जो मैंने यूज़र नेम एंटर किया होगा वो डाटाबेस में सेव हो जाए। ठीक है, इसकी टाइप सबमिट आ जाएगी और वैल्यू जो भी लिखेंगे वो सबमिट वाले बटन के अंदर शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऐड रिकॉर्ड। ठीक है, अब मैं एक्शन दे देता हूँ कि ऐड record.php। फाइल्स के नेम आप इस तरह दे सकते हैं कि अंदर स्पेस भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इसके दरमियान ना एक माइनस साइन दें, क्योंकि अगर आप स्पेस देंगे ना तो जब आप URL से एक्सेस करेंगे तो वो यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका पेज सही तरह इंटरप्रेट नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे इस नाम की एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। अब जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो मेरा रिकॉर्ड उस पेज पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड पे आ गया। अब यहाँ पे जिस तरह आप PHP से वैल्यूज़ गेट करते हैं, एक अलग वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, यूज़र नेम के नाम से अपना वेरिएबल बना लेते हैं। मेथड देखते हैं आपका कौन सा था, पोस्ट था। ठीक है, और फिर उसके अंदर इंडेक्स बताते हैं कि आपने किस वैल्यू को गेट करना है। तो मैंने यूज़र नेम को गेट करना है। जो आपने इनपुट टाइप को नेम दिया होगा वही आप पोस्ट के वेरिएबल में एंटर करेंगे। ठीक है, हाँ, एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप अलग वेरिएबल्स में रखते जाओ, क्योंकि जब आपने क्यूरी रन करनी होगी ना, फॉर एग्जांपल मैंने जब ये वाला यूज़र नेम जब मैंने क्यूरी के अंदर लिखना होगा ना तो क्यूरी भी सिंगल कोट्स के डबल कोट्स के अंदर ही आ रही होती है। तो उसमें फिर प्रॉब्लम होगा कि क्यूरी में भी डबल कोट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी डबल कोट्स लगे हुए हैं, तो वो मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, अगर अलग वेरिएबल्स में रख लेंगे तो हम इसको सिंपली इस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह मैं यहाँ पे मैं इसको सिंपल एको करवाता हूँ। ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो गया है। ये फ़ायदा है PHP का कि आप उसमें डबल कोट्स के अंदर भी वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं। हालांकि C++ और VB में इस तरह का नहीं था कि आपने जब वेरिएबल लिखना होता था तो आप डबल कोट्स को कनकेटिनेट करते थे अलग से।
तो भी शो हो जाएगा। डबल कोट्स ना लगाएं तो फिर ये है कि वो वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब जब आपने डेटाबेस में ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो जिस तरह आपने ओरेकल में पढ़ा था कि सबसे पहले हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते हैं, हम डेटाबेस बताते हैं कि भाई हमारी कौन सी डेटाबेस होगी, उसके बाद फिर हम उस पर क्यूरी रन करते हैं। ठीक है, तो पीएचपी में भी सिंटैक्स यही है कि सबसे पहले आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। कनेक्शन करते वक्त आपने 4 चीज़ें उसे बतानी हैं कि आपका होस्ट क्या है। बेसिकली आपका होस्ट लोकल होस्ट ही होता है, लेकिन इन केस अगर मैं किसी और सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मोबाइल ऐप बना रहा हूँ, तो अभी तो आपका जैम्प है ना जिस पे आपका सर्वर चल रहा है, लेकिन जो आपकी मोबाइल ऐप होगी उसमें तो कोई जैम्प वगैरह नहीं होगा, तो वो किसी सर्वर से ही कनेक्ट होगा। तो उस केस में हमें उसका होस्ट बताना पड़ेगा। होस्ट एक डोमेन की तरह होता है, जिस तरह आप डोमेन लिखते हो ना yahoo.com वगैरह, इसी तरह का। दूसरा हमने यूज़र नेम बताना होता है कि किस यूज़र नेम के साथ हमने कनेक्ट करना है। जिस तरह हम कोई भी डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें एक यूज़र क्रिएट करते हैं और उस यूज़र को फिर कुछ एक्सेस देते हैं कि ये यूज़र इंसर्ट कर सकता है, ये यूज़र सिर्फ व्यू कर सकता है, इस तरह का। उसके बाद हमने यूज़र नेम का पासवर्ड बताना है और लास्ट में हमने डेटाबेस का नेम बताना है कि किस डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी डेटाबेसेस होंगी ना, काफ़ी सारी होंगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बताऊँगा कि मैंने इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। बेसिकली आपके प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही डेटाबेस होगी और उसमें टेबल्स बहुत सारे होंगे। ठीक है, अब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए ना आपके पास पीएचपी के काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जिस तरह C++ आप लोगों ने की हुई है, उसमें भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन थे, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारे बिल्ट इन फंक्शन थे, हमने नहीं बनाए थे। तो इसी तरह हमारे पास कनेक्शन के लिए होता है MySQLi कनेक्ट, MySQLi_connect। और पीएचपी के जितने भी फंक्शंस होंगे ना वो सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे, किसी का भी कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, और जब दो वर्ड्स को आपस में सेपरेट करना होगा ना तो उसमें अंडरस्कोर लगाया गया होगा। जिस तरह वीबी में अगर आपने दो वर्ड्स को सेपरेट करना था तो आप यूँ करते होंगे कि उसका लेटर कैपिटल कर देते होंगे, मैस्कुलाई उसके बाद सी कैपिटल कर देते होंगे। हाँ, इसके जो इन फंक्शंस की बात कर रहे हो, हम्म, हाँ केस सेंसिटिव हो, हाँ जी ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इस वालों को स्मॉल ही लिखो, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट करोगे तो आपके अपने भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 4 पैरामीटर्स बताने, ये नोटपैड प्लस प्लस आपको खुद भी हिंट दे देगा कि पहले आपने होस्ट बताना है, उसके बाद आपने यूज़र नेम बताना है, फिर आपने पासवर्ड बताना है और लास्ट में डेटाबेस। और ये जो ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब है कि ये आपके ऑप्शनल हैं कि आप पोर्ट नंबर दो या ना दो, लेकिन फिर भी वो आपके इस होस्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इन सारों की आप डाटा टाइप देखें तो स्ट्रिंग है, तो मतलब डबल कोट्स में मुझे सारा कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो होस्ट है वो लोकल होस्ट ही होता है। ठीक है, यूज़र नेम जब आप जैम्प या वैम्प इंस्टॉल करते हो तो आपका रूट ही होता है। ठीक है, पासवर्ड आपका एक एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, इसमें सिंगल स्पेस भी नहीं होती, और लास्ट में आपकी डेटाबेस का नेम होता है। अब डेटाबेस मैंने यहाँ पे क्रिएट करते वक्त test2 दिया था। ठीक है, क्या test2 डेटाबेस है, यूज़र्स टेबल का नेम है। यहाँ पे आपकी ये जिनके साथ ये वाला सिंबल आ रहा है ना, ये सारे आपके डेटाबेसेस होंगी। ठीक है, अब जब MySQL के साथ कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद हमें इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी क्यूरी रन करेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट की क्यूरी रन करता हूँ, मैं डेटाबेस से रिकॉर्ड गेट करने की क्यूरी रन करता हूँ, तो मुझे साथ ये भी बताना पड़ेगा कि किस डेटाबेस के साथ ये वाली क्यूरी रन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट की क्यूरी रन करता हूँ तो मैं सिर्फ उसमें टेबल बताता हूँ लेकिन डेटाबेस नहीं बताता। ठीक है, तो PHP को पता होना चाहिए कि वो किस डेटाबेस पे ये वाली क्यूरी रन कर रही है। तो मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। बेसिकली इसे नाम कनेक्शन दे देते हैं या CONN जो मर्ज़ी दे देते हैं, सिर्फ याद करने के लिए कनेक्शन दे देते हैं। ठीक है, अब इतने पे अगर आपका कोई एरर नहीं आता तो मतलब आपके डेटाबेस के साथ सही कनेक्शन हो चुका है। ठीक है,
अब जब इस डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो गया, उसके बाद मैंने क्यूरी रन करनी है। क्यूरी रन करने का सिंपल तरीका ये है कि आप ना, आपके पास एक फंक्शन होता है MySQLi क्यूरी, इसी की तरह, ठीक है, MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी। इसमें 4 पैरामीटर्स है, उसमें सिर्फ 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर आपका ये वाला कनेक्शन होता है जो बताता है कि आपने किस डेटाबेस पे क्यूरी रन करनी है, ठीक है। दूसरा पैरामीटर आपकी वो क्यूरी होती है जिसमें आप बताते हो कि कौन सी क्यूरी रन करनी है, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ SQL के नाम से, जिसके अंदर मेरी इंसर्ट की क्यूरी पड़ी होगी, ठीक है। और जो इंसर्ट की क्यूरी होगी वो भी आपको यहाँ PHP में एडमिन से मिल जाएगी। यहाँ पे आप टेबल सेलेक्ट करें जिस टेबल पे क्यूरी रन करना चाह रहे हो, यहाँ से SQL में जाओ और यहाँ से अब आप देख लो कि आपको कौन सी क्यूरी चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे इंसर्ट की फ़िलहाल चाहिए ना, मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरी क्यूरी मेरे पास जनरेट हो के आ गई है। मैं इसे कट करूँगा और इस वेरिएबल के अंदर पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि उसने सारे कॉलम्स बता दिए हैं कि किन किन कॉलम्स में मैंने वैल्यू इंसर्ट करनी है, और यहाँ पे इसने ये वेरिएबल्स बता दिए हैं, ठीक है। और ये तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर इसके साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ से अगर मैं कोई कॉलम ऐड करता हूँ या कोई रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे भी फिर मुझे वो ऐड या रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये यूज़र आईडी हमने प्राइमरी की रखी थी, ऑटो इंक्रीमेंट रखी थी, तो ये तो MySQL खुद ही इसको इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमने यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से जो वैल्यू 1 आ रही थी इसको भी मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद जेंडर भी फ़िलहाल हम यूज़र से नहीं ले रहे, तो यहाँ से वैल्यू 3 भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब वैल्यू 2 को मैं रिमूव करके यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल प्रिंट करवाना है। अब इसमें आपके पास 2 अप्रोचेज़ हैं। एक तो ये कि मैं सिंपल अपने वेरिएबल का नेम जो है मेरा यूज़र नेम, ये एज़ इट इज़ एंटर कर दूँ, ठीक है, तो भी मेरी क्यूरी रन हो जाएगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई नाम लिखते वक्त नाम के दरमियान स्पेसेस भी होती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई मोहम्मद अली लिखता है तो मोहम्मद के बाद वो स्पेस देगा, ठीक है। तो अगर 2 वैल्यूज़ के दरमियान स्पेस आ जाए ना, तो फिर ये इसको सही तरह एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वेरिएबल को सिंगल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। 2 सिंगल कोट लगाएंगे और उसके अंदर ये लिख देंगे। अब अगर आपने बाहर सिंगल कोट लगाए हुए हैं तो आप अंदर डबल कोट्स लगाएंगे, लेकिन मैंने बाहर डबल कोट्स लगाए हुए थे तो मैंने अंदर सिंगल कोट्स यूज़ किए, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल MySQLi क्यूरी का फंक्शन रन करना है, और इसमें भी आपके पास हिंट आ जाएगी कि पहला MySQLi लिंक का मतलब आपका वो कनेक्शन है, ठीक है, जो ये बनाया हुआ है, और दूसरा स्ट्रिंग क्यूरी, जो ये वाली क्यूरी अभी हमने बनाई है, ठीक है। तो पहला मैं कनेक्शन दे दूँगा और दूसरा SQL आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ना ये मसला है कि हो सकता है इस क्यूरी के रन होते वक्त कोई एरर आ जाए। फॉर एग्जांपल आपका जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, या आपके सर्वर पे एट अ टाइम बहुत ज़्यादा क्यूरीज रन हो रही हैं। फॉर एग्जांपल गूगल है, उस पर हर वक्त कोई ना कोई सिलेक्ट की क्यूरी रन हो रही होगी जो हमें रिकॉर्ड ला के दे रही है, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पे ना और डाई का एक फ़ंक्शन यूज़ करते हैं। और डाई का मतलब है कि ये वाली क्यूरी अगर रन नहीं होती ना तो हमें कोई ना कोई एरर शो हो जाएगा, ठीक है। अब वो एरर क्या होगा, वो भी एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे ही लिख दूँ कि एरर इन क्यूरी, ठीक है, अपनी वर्डिंग में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई एरर आता है तो मुझे पता नहीं होगा ना कि एरर क्या आया। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, या कोई पैरामीटर मैंने गलत लिख दिया हो, टेबल का नेम गलत लिख दिया हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी PHP का अपना बिल्ट इन फंक्शन होता है MySQLi एरर, ठीक है। ये आपको हर तरह का एरर रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल आपकी डेटाबेस के कनेक्शन के दरमियान कोई एरर आ गया था, क्यूरी रन करते वक्त कोई एरर आ गया था, वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है आपका लिंक, ठीक है। लिंक का मतलब कि आपकी किस डेटाबेस पे एरर आया है, तो लिंक का मतलब हमारा कनेक्शन ही है। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब वो मेल क्यों आया, क्योंकि मैंने तो कोई भी एंटर नहीं किया था,
ठीक है, लेकिन मैंने जेंडर का कॉलम क्रिएट करते वक्त मैंने उसकी डाटा टाइप इनूमरेशन रखी थी और उसमें दो वैल्यूज़ दी थी, मेल या फीमेल। मैंने पहले मेल बताया था तो उसने पहला ऑर्डर लेके वही डाटाबेस में इंसर्ट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट उसने पहली वाली वैल्यू ही गेट कर ली है। ठीक है, अब देखें मैं अंदर स्पेस भी दे दूं या कुछ भी दे दूं तो वो बिल्कुल इंटरप्रेट कर रहा है, लेकिन अगर मैं यूज़र नेम 25 कैरेक्टर से ज़्यादा दूंगा ना तो मुझे एरर आएगा, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू इसकी डाटा टाइप मैंने varchar सेट की हुई है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, और ये इंसर्ट होने के बाद आप कोई कंफर्मेशन के लिए मैसेज सिंपली शो करवा सकते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब आपके पास जेंडर सेलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो ये कि आप यूज़र को एक ड्रॉप डाउन शो करवा दें जिसमें दो ऑप्शंस आ रहे हो, मेल या फीमेल। एक ये है कि आप उसे दो रेडियो बटन्स दिखा दें, जिस तरह आपने देखा होगा ना कि अगर आप मेल को सिलेक्ट करें या फीमेल को सिलेक्ट करें तो वो कोई एक ही सिलेक्ट होता है, दोनों एट अ टाइम ही सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो रेडियो बटन्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने दो रेडियो बटन्स बनाने हैं ना, एक मेल के लिए और एक फ़ीमेल के लिए। इनकी टाइप रेडियो आ जाएगी। ठीक है, और वैल्यू बाद में देते हैं, इसके साथ पहले मैं लिख देता हूँ मेल। और एक और बना देता हूँ सिंपल ऐसे ही, और इसके साथ मैं लिख देता हूँ फीमेल। ठीक है, अब ये देखें कि मैं दोनों सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली होना यूँ चाहिए कि जब मैं किसी एक को सिलेक्ट करूँ तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को नेम सेम दे देंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन्हें नेम दे देता हूँ जेंडर, और दोनों का फिर नेम सेम होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हो ना कि जिस तरह वीबी में अगर आपने जीयूआई प्रोग्रामिंग की थी कि आप एक फॉर्म बनाते थे, उसमें आपने ग्रुप बॉक्स पढ़ा होगा कि ग्रुप बॉक्स के अंदर आप रेडियो बटन जो भी लगाते थे उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट होता था। तो पीएचपी में आपने अगर एक ग्रुप बनाना ना तो उसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि आप सबको नेम सेम दे दो। ठीक है, ठीक हो गया। अब इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। अब देखिए मैंने फ़ीमेल सेलेक्ट किया है। ठीक है, लेकिन डेटाबेस में फिर भी मेल ही आया है। क्यों? क्योंकि दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि मैंने यहाँ पे क्यूरी में बताया नहीं है, मैं क्यूरी में सिर्फ यूज़र नेम ले रहा हूँ और उसी को इंसर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे यूज़र का जेंडर भी लेना पड़ेगा। मैं ऐसी एक और फील्ड बना लेता हूँ, वेरिएबल का नेम चेंज होगा और इस फील्ड का नेम चेंज होगा। इस फील्ड पे तो वही आता है जो हम इनपुट टाइप को नेम देते हैं। ठीक है, और अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप वेरिएबल का नेम भी वही दो ताकि मिक्सअप ना हो, और कॉलम का नेम भी वही दे दो, इसके साथ डॉलर आएगा। ठीक है, अभी आप देखें उसने जेंडर में कोई वैल्यू नहीं ली। ठीक है, क्यों नहीं ली? क्योंकि मैंने जो इनपुट टाइप बनाया है रेडियो वाला, उससे मैंने कोई वैल्यू दी ही नहीं। ठीक है, अब मैं मेल सेलेक्ट करूं या फीमेल सेलेक्ट करूं, वो डेटाबेस में ये एम्प्टी स्ट्रिंग ही इंसर्ट करता जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मैंने दोनों रेडियो बटन्स को नेम सेम दिए हैं, मैं वैल्यू दोनों को डिफरेंट दूंगा। ठीक है, वैल्यू इसको मैं मेल दे देता हूँ और इसको फीमेल। ठीक है,
हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? कोई इशू? ठीक। पासवर्ड वाला काम आपने किया हुआ है कि यूज़र का पासवर्ड किस तरह स्टोर करवाते हैं डेटाबेस में? PHP में एडमिन में नहीं लगाया? वैसे कैसे यूज़ किया हुआ है? इनपुट टाइप उसकी पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है। डेटाबेस में भी वो बेसिकली ना आपके पास दो अप्रोचेज़ होती हैं कि आप होता वो टेक्स्ट फॉर्म में ही है, मतलब मैं यहाँ से स्ट्रक्चर में जाके एक कॉलम ऐड करूँगा बेसिकली सिर्फ पासवर्ड का, आफ्टर यूज़र नेम, और उसकी टाइप में टेक्स्ट ही रखूँगा। इसे आप वारचार ना ही रखें, क्योंकि एक तो ये है कि मैं जो भी पासवर्ड लिखूँ वो एज इट इज़ डेटाबेस में सेव हो जाए, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो भी मैं पासवर्ड लिखूँ वो इनक्रिप्ट होकर डेटाबेस में सेव हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर पासवर्ड लिखता हूँ ना 1234, तो वो एज इट इज़ डेटाबेस में स्टोर होगा, मतलब एक कॉलम बना हुआ होगा और जिसमें ये वैल्यूज़ आ रही हैं ना जिन्हें मैं पढ़ सकता हूँ, इसी तरह एक और वैल्यू आ जाएगी 1234। लेकिन अगर मैं इनक्रिप्ट कर दूंगा तो वो पढ़ी नहीं जा सकेगी, वो सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस के लिए होती है कि कोई आपकी डेटाबेस वगैरह हैक ना कर सके। और वो इसलिए भी कि इवन अगर आपकी डेटाबेस कोई हैक हो भी जाए ना तो भी किसी भी यूज़र का पासवर्ड रिवील ना हो, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होगा, वो पढ़ा नहीं जाएगा। उसके लिए आपके पास काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। मैं आपको यहीं पे बेसिक बता देता हूँ सिंपल, कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यूज़र से एंटर करवाया, मैं एक सिंपल वेरिएबल बना लेता हूँ जिसे मैं पासवर्ड देता हूँ कि अब इसी को मैं सिंपल एको करवा रहा हूँ। तो वो ये ह्यूमन रीडेबल है। अगर ये इसी तरह ही डेटाबेस में स्टोर हो जाए तो कोई भी डेटाबेस आपकी हैक करके आपके सारे यूज़र्स का पासवर्ड ले सकता है और फिर वो लॉगिन हो सकता है हर वेबसाइट पे, ठीक है, आपका सारा रिकॉर्ड व्यू कर सकता है। अब इसे अगर आपने प्रोटेक्ट करना है ना तो इसके आपके पास 3-4 मैकेनिज़म्स हैं। जो पहले चलता था ना वो MD5 का फंक्शन एक होता था, वो यूज़ होता था, ठीक है। उसका सिंटैक्स बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह PHP के हमने पहले बिल्ट इन फंक्शन पढ़े ना, हम नाम बताते हैं और अंदर एक पैरामीटर सेंड करते हैं। तो मैं MD5 लिखूँगा और यहाँ पे फिर वो देखें आपको एक ही पैरामीटर बता रहा है। ये जिनके साथ ये वाली बड़ी ब्रैकेट आ रही होती है ना, ये सारे ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, कि आप इसे ट्रू फॉल्स दें या ना दें, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये जो ब्लू हुआ हुआ आ रहा होता है ना, जिसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये होते हैं जो आपके ज़रूरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं वो स्ट्रिंग बताओ जिसे आपने इनक्रिप्ट करना है। अब इसमें मैंने सिंपल वही स्ट्रिंग लिखी है जो मेरा यूज़र का, जो मेरा पासवर्ड होगा, ठीक है। अब ये अगर किसी के पास ये पासवर्ड आ भी जाए तो भी वो लॉगिन नहीं हो सकता, लेकिन आपको अपना ओरिजिनल पासवर्ड पता ना है। जब भी आप उससे लॉगिन होंगे तो सिर्फ इस स्ट्रिंग के साथ वो होगी मैपिंग होगी और फिर आप लॉगिन होगे, ठीक है। अब इसमें देखें ये वाली टेक्निक पुरानी थी, ये अभी बहुत कम वेबसाइट्स में यूज़ होती है, और वो इस वजह से क्योंकि इसमें एक फ़्लॉ था कि अब देखें ये सेम है, ठीक है। मैं जितनी दफ़ा भी इसको चला रहा हूँ ये हमेशा सेम आती जा रही है। तो इसमें फिर ये था कि अब ये तकरीबन 32 करैक्टर्स होते हैं, तो कुछ काफ़ी एल्गोरिदम्स ऐसे हैं जो आपके 32 करैक्टर्स के दरमियान ना मैपिंग कर देते हैं। जैसे आपने स्टैट में पढ़े होंगे ना कि हम वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे कि आपस में काफ़ी सारे करैक्टर्स की मैपिंग करके देखते थे कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इस तरह के कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जो 32 करैक्टर्स के दरमियान काफ़ी सारी मैपिंग करके सिर्फ गेस कर लेते हैं कि आपका पासवर्ड ये हो सकता है। और अक्सर जो आपने देखा होगा कि अकाउंट्स वगैरह हैक होते हैं वो भी इसी वजह से होते हैं कि वो आपका सिर्फ ये स्ट्रिंग पता कर लेते हैं किसी तरह से, और फिर इन्हीं स्ट्रिंग के दरमियान आपस में मैपिंग करके देख लेते हैं कि इसमें कौन से करैक्टर होंगे आपके पासवर्ड के, ठीक है। फिर इसका सोल्यूशन क्या था कि एक नया बिल्ट इन फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसका नाम था पासवर्ड हैश, पासवर्ड_हैश, ठीक है। MD5 में आपके पास एक पैरामीटर था, इसमें आपके पास 2 पैरामीटर हैं। ये देखें आपके, ये हिंट नहीं दे रहा हूँ। पहला तो आ जाएगा आपका सिंपल स्ट्रिंग का कि जिस स्ट्रिंग को आपने हैश करना है, ठीक है। दूसरा होगा आपका इनक्रिप्शन टाइप का। MD5 आपकी एक ही इनक्रिप्शन की टेक्निक यूज़ करता था, ठीक है। पासवर्ड हैश आपकी 2 इनक्रिप्शन की टाइप यूज़ करता है। प्लस ये कि MD5 आपका 32 करैक्टर की
स्ट्रिंग जनरेट करता था, पासवर्ड हैश आपकी 64 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग जनरेट करता है। और जो MD5 था वो सिर्फ आपके नंबर्स और कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग जनरेट करता था। फॉर एग्जांपल MD5 में आपने देखा होगा कि सिर्फ 1 2 3 4 और ABCD सिर्फ यही कैरेक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन पासवर्ड हैश में आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ रहे होते हैं। मतलब ये जो हैश, डॉलर, इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं ना, ये वाले सिंबल्स भी आ रहे होते हैं। अब इसमें आपके पास ना दो इंटीजर होते हैं, एक होता है पासवर्ड डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और एक होता है पासवर्ड बी क्रिप्ट, ठीक है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए पासवर्ड डिफ़ॉल्ट ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप डिफरेंस देखेंगे क्या, भी देखें, स्ट्रिंग डबल फॉर्म में जनरेट हुई है, ठीक है, और अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, डॉलर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो वो हमेशा न्यू स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। गुड हो गया, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली जो टेक्निक है ये फ़िलहाल चल रही है काफ़ी सारी वेबसाइट्स में, याहू वगैरह वो यही टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और भी जितनी वेबसाइट्स अभी बन रही हैं ना, उनमें यही टेक्निक यूज़ की जाती है, क्योंकि ये पहले वाले एल्गोरिदम्स की निस्बत ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। ये समझ आ गया। अब आपने डेटाबेस में ये वाली स्ट्रिंग स्टोर करवानी है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली स्ट्रिंग तो स्टोर हो जाएगी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब यूज़र अपना पासवर्ड एंटर करेगा तो उसे वेरीफाई किस तरह किया जाएगा, क्योंकि मैं ये पासवर्ड तो नहीं ना अपना एंटर कर सकता इतना बड़ा। मैंने तो सिर्फ जो अपना पासवर्ड सेट किया हुआ है, माई सीक्रेट पासवर्ड, मैं तो यही एंटर करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या होता है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है पासवर्ड वेरीफाई का, ठीक है। मैं इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ, इफ़, और मैं यहाँ पे एको करवाता हूँ कि करेक्ट, और यहाँ पे करवाता हूँ इनकरेक्ट। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसको भी मैं एक अलग वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ पे पासवर्ड वेरीफाई का फंक्शन कॉल करना है। उसके अंदर आपने दो चीज़ें बतानी हैं। एक तो ये जो आपकी हैश होगी, मतलब जो डेटाबेस में हैशिंग क्रिएट हुई होगी। दूसरा जो आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करूँगा माई पासवर्ड, लेकिन डेटाबेस में वो इंक्रिप्शन में स्टोर हुआ हुआ है ना, तो पासवर्ड वेरीफाई का जो फंक्शन होगा वो उन दोनों को मैप करके देखेगा कि आपका जो स्ट्रिंग है, जो आपका माई पासवर्ड है, वो उस हैश के साथ सही मैप कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा पासवर्ड जो मैंने एंटर किया था, ठीक है। और ये वाला पासवर्ड वो है जिसकी हैश जनरेट हुई हुई है। ठीक है, करेक्ट, कि मैंने सही पासवर्ड एंटर किया। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ और लिख देता हूँ, कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से 1 2 3 4 लिख देता हूँ, तो इनकरेक्ट। ठीक है, अब देखें, आपने पासवर्ड हैश में देखा था कि वो हमेशा न्यू हैश जनरेट कर रहा था, हमेशा वो न्यू हैश जनरेट करता था, लेकिन फिर भी मैं जितनी दफ़ा भी उसे एंटर कर रहा हूँ वो मुझे लॉगिन नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो इस लिहाज से आपका पासवर्ड हैश का जो फंक्शन है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है इस वक्त। ठीक है, इसमें कुछ समझ ना आया हो। ठीक है, क्या चीज़? हाँ हाँ, ऐसे से होता है। ठीक है, हाँ हाँ, डेटाबेस में इनक्रिप्टेड में ही होगा। अब आपने एक कॉलम ऐड कर लेना है सिंपल पासवर्ड का,
यहाँ पे आप उसका ऑर्डर बता दें कि आपने किसके बाद, मैं कहता हूँ आफ्टर यूज़र नेम के बाद मैंने पासवर्ड स्टोर करवाना है। अच्छा, अब मैं एक फ़ील्ड बनाता हूँ पासवर्ड के नाम से। टाइप इसकी पासवर्ड और नेम भी इसका पासवर्ड ही दे दें, यहाँ पे भी पासवर्ड ही लिख दें। क्या टाइप इसकी टेक्स्ट होगी। कुकीज़ यूज़ होती हैं जब आपने किसी का, आपने वेबसाइट्स में देखा होगा ना, एक रिमेंबर मी का ऑप्शन आ रहा होता है, उसे आप एक दफ़ा टिक करके लॉगिन करो तो आप 3-4 दिन तक लॉगिन ही रहते हो। आप वेबसाइट, आप कंप्यूटर रीस्टार्ट भी कर दो तो दोबारा ओपन करो तो आप लॉगिन ही होते हो। वो रिमेंबर मी का जो फंक्शन होता है उसके पीछे कुकीज़ यूज़ हो रही होती हैं। बेसिकली ना, जब आप नॉर्मल यूज़र को लॉगिन करवाते हो तो आपका डाटा सेशन में स्टोर हो रहा होता है। आपने नेटवर्किंग में सेशन लेयर पढ़ी होगी, जिसमें आपका सेशन सबसे पहले क्रिएट होता है, मैनेज होता है और फिर एंड में डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो जिसमें ही आप लॉगिन होते हो आपका एक सेशन क्रिएट हो जाता है। जब भी आप कोई भी क्यूरी करते हो तो वो आपके सेशन से आपकी वैल्यू उठा के ही क्यूरी रन कर रहा होता है, और जब आप लॉग आउट करते हो तो वो आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, कुकीज़ में ये फ़ायदा होता है कि जब अगर मैं रिमेंबर मी पे टिक कर देता हूँ ना, तो हमारा जो वैल्यू उसने सेशन में स्टोर करवानी थी वो कुकी में स्टोर करवा लेता है। उससे ये होता है कि जब मैं कुकीज़ में फ़ायदा ये है कि ना, आप ख़ुद टाइम बताते हो कि ये इतने दिन के बाद डिस्ट्रॉय होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, इसकी प्रोग्रामिंग फिर पीएचपी में होगी। अब देखो, आपका जो लॉगिन का फॉर्म है वो आपने खुद क्रिएट किया है ना, लॉगिन डॉट पी, तो आप उस पर किसी भी तरह की कंडीशन लगा सकते हो। उन्होंने एक कंडीशन लगाई होती है कि अगर आपकी कुकी में वो वैल्यू पड़ी हुई है तो आपको लॉगिन का पेज ना दिखाए। आपने फेसबुक यूज़ की होगी ना, facebook.com आप ओपन करते हो तो आपको लॉगिन पेज खुलता है। आप जिस तरह ही लॉगिन करते हो तो वो आपको किसी और पेज पे नहीं लेके जाता, वो facebook.com ही होती है, लेकिन आपका इंटरफेस टोटली डिफरेंट होता है। उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा उस पेज को रिफ़्रेश करी जाओ, आपको लॉगिन का पेज नहीं शो होता। तो उन्होंने ऐसी उस पर कंडीशंस लगाई होती हैं। ठीक है, और आपने कभी कोई अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करवाया हो तो उसमें आप देखो कि आप एक वेबसाइट देख रहे हो जिसमें कोई ऑनलाइन, जैसे अमेज़ॉन वगैरह है, आपको कोई एक बुक पसंद आ गई है, आप उस वेबसाइट पे अकाउंट ना भी बनाओ ना, आप सिर्फ उसे बुक मार्क कर दो, या उसमें ऐड टू कार्ट का आपने पढ़ा होगा, ऐड टू कार्ट का एक ऑप्शन होता है, आप ऐड टू कार्ट उस प्रोडक्ट को कर दो। उसके बाद आपको अगर 30 दिन बाद भी याद आए ना कि यार मैंने फ़लाँ वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट देखी थी, मुझे काफ़ी पसंद आई थी, आप उस वेबसाइट पे जाओगे तो वो ऑटोमेटिक आपको एक बॉक्स में नज़र आ रही होगी कि आपने ये वाली प्रोडक्ट अपने फेवरेट्स में ऐड की हुई है। ठीक है, तो आप उसे कभी भी ऑर्डर, वो भी कुकीज़ में स्टोर हो रही होती है। सेशन में ये है कि सिंपली आप, सेशन आपका एक बेसिकली वेरिएबल ही होता है। ठीक है, तो उसे जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं बताते कि ये कब तक मैनेज रहेगा, उसे हमें मैनुअली डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। नहीं, इतना कम नहीं होता, तकरीबन
कुछ वो होते हैं फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह आपने कंप्यूटर रीस्टार्ट किया तो आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अब ये जो गूगल वगैरह हैं ये तो कुकीज़ में ही स्टोर करवा रहे होते हैं, ये सेशन में नहीं करवाते, सिर्फ ये यूज़र के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। आपने देखा होगा ना कि गूगल पे आप कोई क्यूरी लिखते हो, आपने जो क्यूरी पहले की हुई है आप दोबारा उसी को लिखते हो तो उसका रिकॉर्ड जल्दी शो होता है, लेकिन अगर कोई न्यू क्यूरी करते हो तो उसका रिकॉर्ड थोड़ी देर बाद शो होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब आप गूगल के टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक ही करते हो तो आपने जो जो क्यूरीज लिखी हुई थी वो ब्लू कलर में शो हो रही होती हैं, बाकी सिंपल कलर में आ रही होती हैं, ठीक है। तो वो भी आपके कुकीज़ में ही स्टोर कर रहा होता है कि आपने क्या क्या क्यूरीज पहले रन कर दी हैं और उन क्यूरी से क्या क्या रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। अब ये पासवर्ड की फील्ड यहाँ पे बन गई है। अब हमने इसको जिस तरह दूसरे वेरिएबल्स को गेट किया था इसी तरह हमने इस पासवर्ड के वेरिएबल को भी गेट कर लेना है। नेम ये वाला देना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने पासवर्ड ही रखा था। अब देखें कि मैं यहाँ पे सिंपल वेरिएबल प्रिंट करवा रहा हूँ, मतलब डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर करवा रहा हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब देखें पासवर्ड एज इट इज़ स्टोर हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे पास सिंपल वो वेरिएबल था, हमने उस पर कोई इनक्रिप्शन की टेक्निक नहीं लगाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट किया है पोस्ट, इस पे वही काम करेंगे जो पहले किया था, पासवर्ड हैश का फंक्शन कॉल करेंगे, अंदर दो पैरामीटर सेंड करेंगे। पहला पैरामीटर तो ये होगा कि हमने किस को इनक्रिप्ट करना है, और दूसरा पैरामीटर होगा कि हमने कौन सी टेक्निक इस पर यूज़ करनी है, तो हम डिफ़ॉल्ट टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये फुली इनक्रिप्टेड है, ये अगर आप किसी को खुद भी दे देंगे तो वो आपका पासवर्ड नहीं हैक कर सकते। किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिस तरह गूगल वगैरह, इन्होंने अपनी दो डेटाबेसेस रखी होती हैं। एक डेटाबेस में आपका ओरिजिनल पासवर्ड स्टोर हो रहा होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी यूज़र के ख़िलाफ़ कोई वो करते हो ना, कोई ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट करते हो, कोई स्पैम वगैरह की करते हो, तो गूगल ने ऐसे मैकेनिज़्म रखे हुए हैं कि अगर एक ही यूज़र के ख़िलाफ़ 10 रिपोर्ट्स आती है ना तो वो उसे ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो वो ब्लॉक इसी बेस पे कर रहा होता है। हाँ, उनके पास आपका यूज़र नेम पासवर्ड सारा कुछ स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। ये तो मतलब जब आप नॉर्मल अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हो या कोई किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हो ना, तो आप ये कर सकते हो कि भाई एडमिन को भी पासवर्ड का ना पता हो, ठीक है। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जिसना आपने बात की गूगल वगैरह की, ये रख रहे होते हैं अपना, मतलब आपका ओरिजिनल पासवर्ड भी इनके पास पड़ा होता है। अगर आप कुछ ऐसा वैसा करते हो ना तो ये आपके ओरिजिनल पासवर्ड के थ्रू ही आपको ब्लॉक कर सकते हैं। और वैसे भी इनके पास और बहुत से मैकेनिज़्म होते हैं कि इन्होंने ना, जिस तरह आप जब लॉगिन होते हो ना, इसी तरह इन्होंने एक और कॉलम रखा होता है, उसे नाम दिया होता है जिस तरह इज़ ब्लॉक या इज़ एक्टिव, इस तरह का कोई नाम दिया होता है। उसमें 0 1 या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में वैल्यू स्टोर हो रही होती है। वो तब तक ट्रू रहता है जब तक आपके ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट नहीं आती। जब आपके ख़िलाफ़ 10 रिपोर्ट्स आ जाती हैं ना, तो वो क्या करते हैं, डेटाबेस में जाके आपका वो जो इस ब्लॉक वाला कॉलम था ना उसको ट्रू कर देते हैं कि वो आप ब्लॉक हो जाते हो। फिर आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा लॉगिन हुए जाओ, आप लॉगिन नहीं हो सकते, आप अपना कोई प्रोफाइल नहीं एक्सेस कर सकते, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? इसमें कोई इशू? कम्बो बॉक्स करवा दूँ? ठीक है। अब ड्रॉप डाउन में ये है कि दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि मैं सिंपल अपनी तरफ से, आपने सेलेक्ट का टैग पड़ा होगा उसके अंदर ऑप्शन लगाते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि मैं खुद मैनुअली ऑप्शन के काफ़ी सारे टैग्स लगा दूँ,
जिस तरह कंट्रीज़ है ना, तो मैं 250 ऑप्शंस के टैग लगाऊं और उसमें बता दूं कि ये कंट्रीज़ हैं, इनकी ये वैल्यू है। दूसरा तरीका ये होता है कि ये चीज़ भी एडमिन पैनल के थ्रू ही एक्सेस की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ना इसी तरह का एक यूज़र इंटरफेस शो हो रहा होगा जिसमें मैं एक नई कैटेगरी ऐड कर सकूँगा। आपने देखा होगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेज़ कर रहे हो ना, तो हर प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है, जिस तरह अमेज़ोन वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं, इलेक्ट्रिकल की होती हैं, ईबे होती है, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिंपल ड्रॉप डाउन से करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये करवा दूँगा कि आपने डेटाबेस से वो लेके आनी है वैल्यूज़ और वही शो करवानी है जो आपने इंसर्ट कर दी होंगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जब एनरोलमेंट हुई थी, तो अगर मैं इसी तरह यूज़र से एंटर करवा रहा हूँ कि MIT या MCS वगैरह, ठीक है, तो हो सकता है यूज़र कोई गलत एंट्री कर दे, वो M के बाद स्पेस दे के IT कर दे, ठीक है। तो उसके लिए हम ड्रॉप डाउन ही यूज़ करते हैं कि उसे प्री डिफाइंड वैल्यूज़ आ जाती हैं, वो उन्हीं में से सिलेक्ट करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके बाद बना देता हूँ। BR का टैग आपने पढ़ा होगा, जो ब्रेक लगाता है। आप किस लिहाज से बनाना है, कंट्री के लिहाज से? जब इसमें ना एक ये होता है कि आपने अक्सर ड्रॉप डाउन्स में देखा होगा कि जो पहली ऑप्शन होती है ना, वो ये आ रही होती है कि प्लीज़ सेलेक्ट योर कंट्री वगैरह, लेकिन वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि अगर आप वही सिलेक्ट किए रखते हो ना, प्लीज़ सेलेक्ट योर कंट्री, और फिर सबमिट कर देते हो, तो डेटाबेस में भी वही स्टोर हो जाएगा कि प्लीज़ सेलेक्ट योर कंट्री, ठीक है। तो इसलिए अच्छी ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे उसे शो करवा दो कि प्लीज़ सेलेक्ट योर कंट्री। ठीक है, अब उसका एल्गोरिदम ये है कि आपने सेलेक्ट को कोई नेम देना है, जिस तरह हम इनपुट टाइप को नेम देते थे, और फिर हमने हर ऑप्शन को एक वैल्यू देनी है, जिस तरह हमने रेडियो बटन में सबको नेम सेम दिया था और वैल्यू डिफरेंट दी थी, ठीक है। इसी तरह सेलेक्ट के टैग को हम नेम दे देंगे जिसके थ्रू मैंने इसे गेट करना हो। फॉर एग्जांपल मैं कंट्री दे देता हूँ, ठीक है, और हर एक की वैल्यू डिफरेंट होगी, ओके। ये भी सेम ही कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले डेटाबेस में एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा कंट्री का, आफ्टर जेंडर में कर देता हूँ। इसको भी आप टेक्स्ट ही रखें। क्या एनम में फिर आपको 250 कंट्रीज़ बताने पड़ेंगे ना। एनम में ये हो सकता है कि अगर आपके पास सिर्फ 2 या 3 वैल्यूज़ है ना, एनुमरेशन आपने VB में पढ़ी होगी कि वो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। हाँ, उसमें जो वैल्यूज़ आप बता देते हो वही आती हैं। अब कंट्रीज़ तो हमारे पास बहुत सारे होंगे ना, ठीक है, तो उस केस में फिर हमें यहाँ पे अलग-अलग सबको बताना पड़ेगा कि इसमें ये वैल्यूज़ हैं। लेकिन हम इनुमरेशन का जो अल्टरनेटिव है ना, वो यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन, कि अब यूज़र इनके अलावा तो कोई सिलेक्ट कर ही नहीं सकता, तो डेटाबेस में कोई और वैल्यू आएगी नहीं। यहाँ पर भी तो हमें लिखना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ पे हमने दिया है ना। जैसा इधर हमने तो यहाँ 3 लिखी हैं, हम्म, हमें 205 लिखनी है, 205 बार ही लिखना पड़ेगा ना। उसके लिए हाँ, इस लेवल पे आप यूँ कर सकते हो। तो दोनों ही सेम हो गई हैं, फिर ये उधर देखो, भी लिखना इस लेवल पे आप यूँ ही करोगे कि आपको मैनुअली वो सारे कंट्रीज़ लिखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास ना गूगल की एक API होती है जो आपको सारे
कंट्रीज़ रिटर्न करके देती है, ठीक है। और वो इतनी इंटेलिजेंट एपीआई है कि आप उस ड्रॉप डाउन में से कोई एक कंट्री सेलेक्ट करते हो ना, तो वो उसी के सारे सिटीज़ आपको लिस्ट करके दे देता है, ठीक है। तो मतलब एडवांस लेवल पे आपको सारे नहीं लिखने पड़ेंगे कंट्रीज़, लेकिन इस लेवल पे आप 3-4 ही रखो, ठीक है। और वैसे भी हर कंट्री इतना एडवांस तो नहीं होता ना कि हर एक बंदे के पास इतनी एक्सेस हो इंटरनेट वगैरह की। और अगर आपको फिर भी ये है कि इतने सारे कंट्रीज़ होंगे, तो उसका फिर मैं आपको थोड़ी देर बात करवाता हूँ कि आपके पास डेटाबेस में ही सारे कंट्रीज स्टोर हो रहे होंगे। आपको इस तरह ऑप्शन नहीं लगाना पड़ेगा, आप सिर्फ यहाँ से लिखते जाओगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ से आप उस कंट्री का नाम बताओगे, इस तरह मैं कुछ भी लिखूँगा, ठीक है। मैं एंटर करूँगा तो वो कंट्री ऑटोमेटिक इस ड्रॉप डाउन में खुद ही शो हो जाएगा, ठीक है। मुझे ऑप्शन का टैग भी नहीं लगाना पड़ेगा। आप में से किसी ने कभी कोई वर्डप्रेस यूज़ किया? उसमें बेसिकली यूँ ही होता है कि आपको कभी भी कोड के अंदर नहीं जाना पड़ता, आप सिर्फ यूज़र इंटरफेस के थ्रू ही सारी वेबसाइट अपनी मैनेज कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन वो सिक्योर नहीं है, वो इजीली हैक हो सकता है। अच्छा, अब डेटाबेस में टेबल कॉलम क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने नेम भी दे दिया और हर एक को डिफरेंट वैल्यू भी दे दी। अब दूसरे वेरिएबल्स की तरह हमने इसे भी गेट करना है। यहाँ पे हम नेम बताएंगे, यहाँ पे फिर नेम बताएंगे, और क्यूरी में भी वेरिएबल आ जाएगा। ये था ना डेटा लास्ट वाला, इसका देखिए हो गया, ठीक है। ये समझ आ गया कि आपने ड्रॉप डाउन से किस तरह वैल्यू लेके उसे डेटाबेस में स्टोर करवानी है। इसमें कोई इशू कुछ समझ ना आया हो, ठीक है। अब वो वाली बात जो आपने कही कि हमें 250 कंट्रीज़ एंटर करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए सोल्यूशन ये है कि मैं एक अलहदा पेज बनाऊंगा, ठीक है, जिस पे सिर्फ एक दफ़ा मैंने इंसर्ट का कोड लिख दिया होगा और मुझे सारा कुछ यहीं से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके लिए यूँ होता है कि हमारे पास ना एक टेबल डिफरेंट होता है जिसके अंदर सारे कंट्रीज़ लिस्टेड होते हैं। हम उसी कंट्री में से कोई एक मतलब ये जो आपको ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, ये सारा उसी टेबल में से आ रहा होगा। वही ना, उस टेबल के अंदर हम कंट्री से हाँ, लिख के उधर से एक्सेस कर लेंगे, उधर से एक्सेस करेंगे, तो वहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हम वो बना रहे थे। ऑप्शन वगैरह। हाँ, वहाँ पे नहीं लिखनी पड़ेगी, वो सिर्फ एक दफ़ा ही हमें कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि एक लूप लगेगी जिससे वो सारी रिकॉर्ड को गेट करेगा और इस ड्रॉप डाउन में शो करवा देगा। तो इनमें बेस्ट अप्रोच क्या इन सब में बेस्ट अप्रोच कौन सी है, हमें कौन सी चूज़ करनी है? बेस्ट अप्रोच यही है कि आप डेटाबेस से ही सारा कुछ लेके आओ, मतलब उसका टेबल जनरेट कर लें। टेबल जनरेट करो और वहीं से सारा कुछ लेके आओ, ठीक है। क्योंकि इन केस अगर फ्यूचर में आपको कोई वैल्यू ऐड करनी पड़ जाए तो आपको फिर कोड में जाके चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट वो यूज़र इंटरफेस ही दे दो। क्योंकि आपने जब किसी यूज़र को कोई प्रोडक्ट देनी होती है ना, तो यूज़र को आपने सारा कुछ मतलब एब्स्ट्रैक्ट ही देना होता है कि उसे नहीं पता होता कि आपकी बैकएंड पे क्या प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। अब जिस तरह एक वेबसाइट ही है ना, आपने किसी को कोई वेबसाइट बना के दी है तो आप उसे साथ एडमिन पैनल भी दोगे जिसमें आप सारा कुछ बताओगे कि आपने अगर वेबसाइट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर दो, आपने इसमें कोई नया फील्ड ऐड करनी है, कोई नया पेज ऐड करना है जिसे हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, तो वो ऐड कर लो, ठीक है। तो वो सारा डेटाबेस से ही आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आपने PHP में रिकॉर्ड शो करवाया? नहीं करवाया? फंक्शन वैलिडेशन से मतलब जो मैं एंटर कर रहा हूँ वही रिकॉर्ड शो हो रहा है ना, लेकिन डेटाबेस से जितना रिकॉर्ड एंटर हुआ हुआ है वो भी तो मैं देखना चाहूँगा ना, वो नहीं करवाई। हाँ हाँ, ग्राफिकली हो।
इस तरह तो यहाँ से देख रहे हैं ना, और यहाँ से फिर मसला ये है कि अगर मेरे पास काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, मैं किसी को सर्च भी नहीं कर सकता, मैं कोई एक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकता। आप क्या देख सकें, हाँ, अपने लिहाज से रिकॉर्ड को देख सकें, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा ना, इधर आप कोई भी पोस्ट वगैरह करते हो तो वो आपके सारे फ्रेंड्स को शो होती हैं, ठीक है। तो वो किसी सेंट्रल सर्वर में स्टोर हो रही होंगी ना, जो आपका दोस्त अगर किसी और कंट्री में भी बैठा है तो उसे भी एक्सेस हो रही है, ठीक है। तो इसका एल्गोरिदम इससे थोड़ा लेंथी है इंसर्ट करने से। इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है, जिसने पहले किया था। उसके बाद आपने क्यूरी रन करनी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट यूज़र्स, ठीक है। आपने सारे यूज़र्स का रिकॉर्ड लेके आना है। उसके बाद आपने एक लूप लगानी है। लूप्स आपने वीबी में पढ़ी होंगी कि 3 टाइप की होती हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल, ठीक है। इस केस में हम वाइल लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें आइट्रेशंस का ना पता हो कि हमारी लूप कितनी दफ़ा चलेगी। जिस तरह फॉर लूप है ना, हम वो तब यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ़ लूप्स का पता हो कि 1 से लेकर 10 तक वो चलेगी, ठीक है। डू वाइल हम यूज़ करते हैं जब हमने एक ना एक दफ़ा लूप को ज़रूर चलाना हो, ठीक है। वाइल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें आइट्रेशंस का ही ना पता हो कि हमने कितनी दफ़ा लूप को चलाना है। तो इस केस में वाइल ही चलेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी डेटाबेस में इस वक्त कितने रिकॉर्ड पड़े हैं, और आए दिन नए रिकॉर्ड एंटर हो रहे हैं। जिस तरह याहू पे रोज़ाना कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन होती होगी, फेसबुक पे रोज़ाना हज़ारों पोस्ट होती होंगी, ठीक है। तो वो लूप के थ्रू ही शो होता है। तो सबसे पहले आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। आपने सिंपल टेबल यूज़ किए हुए हैं HTML में, किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा डाटा टेबल में ही शो होगा, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्यूरी रन करनी है, MySQL क्यूरी, बल्कि एक क्यूरी पहले बना लेते हैं SQL। अब ये वाली क्यूरी भी आपको आपके PHP एडमिन से ही मिल जाएगी। यहाँ पे आप जाएं SQL में, टेबल सेलेक्ट करें, SQL में जाएं, यहाँ पे फिर आप सेलेक्ट स्टैटिक करेंगे तो आपको ये क्यूरी मिल जाएगी। इसी को एज इट इज़ कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, और अब इसे रन करें। MySQL क्यूरी जिस तरह हमने इंसर्ट के लिए रन की थी, ठीक है। 2 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर आपका कनेक्शन, कि आपने किस डेटाबेस पे क्यूरी रन करनी है। दूसरा कि आपने कौन सी क्यूरी रन करनी है। अब देखें कोई एरर शो नहीं हुआ, इसका मतलब क्यूरी से इतना रन हो गई है, ठीक है। अब इस क्यूरी से कुछ रिकॉर्ड जनरेट हुआ होगा। जिसमें आपने ओरेकल में क्यूरीज अगर रन की हो, तो जब आप इंसर्ट की क्यूरी रन करते हो तो आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न होता है कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया या नहीं हुआ। लेकिन जब आप सेलेक्ट की करते हो तो आपको कुछ रिकॉर्ड, कुछ टप्पल्स शो हो रहे होते हैं, ठीक है। मतलब इस क्यूरी से कोई ना कोई रिकॉर्ड रिटर्न होगा, वो हमें स्टोर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सिंपल वेरिएबल बना लो जिसके अंदर इसका रिज़ल्ट स्टोर होगा। तो बेसिकली हम इसे नाम भी रिज़ल्ट ही दे देते हैं, ये कन्वेंशन है, ठीक है। अब अगर मैं इसी को प्रिंट करवाऊँ ना, अच्छा आपने PHP में एको किया, प्रिंट आर किया। प्रिंट आर तब यूज़ होता है जब आपने किसी अरे को प्रिंट करवाना हो, ठीक है। अब ये उस क्यूरी का रिज़ल्ट जनरेट हुआ है जिसमें उसने बताया कि फ़ील्ड काउंट 5। फ़ील्ड काउंट का मतलब मेरे पास 5 फील्ड्स थी ना, 1 2 3 4 5। और फिर उसने बताया नम रोज़, मतलब इस क्यूरी के रन होने से कितनी रोज़ जनरेट हुई हैं, 8, ठीक है। क्योंकि मेरे पास टोटल 8 ही थी, ठीक हो गया। अब जिस ना मैं यहाँ पे क्यूरी अगर थोड़ी सी मॉडिफाई कर देता हूँ ना, वेयर यूज़र ID इज़ लेस दैन 4, तो अब देखें अब कितनी रोज़ जनरेट हुई हैं, 3, 1 2 3, ठीक है। 4 नहीं जनरेट हुई। अब आपके पास एक फंक्शन होता है MySQL fetch assoc, ठीक है। PHP में आपके पास जो अरेज होती हैं ना, वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है नुमेरिक, एक होती हैं एसोसिएटेड। नुमेरिक का मतलब होता है कि आपने किसी भी उसके इंडेक्स को, आपने अरेज पढ़ी होंगी ना VB में, कि हम उसका कोई भी इंडेक्स हमने एक्सेस करना हो तो हम नंबर बताते हैं, 0 1 2 3 4 वगैरह, ठीक है। वो नुमेरिक अरेज होती हैं। लेकिन PHP में आपके पास एसोसिएटेड अरेज भी होती हैं, मतलब आप नेम के थ्रू भी गेट कर सकते हो।
अब न्यूमेरिक अरेज में प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास यहाँ पे 5 कॉलम है, मैंने सिर्फ यूज़र नेम शो करवाना है, तो मुझे डेटाबेस से जाके देखना पड़ेगा ना कि यूज़र नेम का ऑर्डर क्या है, वो दूसरे नंबर पे आ रहा है, मैंने जेंडर शो करवाना है तो वो चौथे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। न्यूमेरिक में ये मसला है। एसोसिएटेड में ये है कि मुझे नंबर नहीं याद रखना पड़ेगा, मैं सिर्फ अपने कॉलम का नेम बताऊँगा और वो वैल्यू वहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ये देखें, मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ mysqli fetch assoc। इसके अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है और वो पैरामीटर आपकी क्यूरी का रिज़ल्ट होता है, जो आपकी क्यूरी से रिज़ल्ट जनरेट हुआ होगा ना वो होगा। अब ये वाला फंक्शन आपको एक वक्त में एक रो रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब मैंने एक दफ़ा ये कॉल किया ना तो इसने पहली रो जो जनरेट हुई होगी ना वो रिटर्न करके मुझे दे देगा। इसे अब मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊँगा क्योंकि मैंने इसे डिस्प्ले करवाना है। इसे भी बाय कन्वेंशन इसे रो का नेम ही देते हैं क्योंकि ये एक रो ही जनरेट कर रहा होता है। मैं इस रो को प्रिंट करवाता हूँ तो देखिए मुझे यूज़र ID 1, यूज़र नेम, पासवर्ड, जेंडर, कंट्री, ये सारा शो हुआ है। ये कौन सा पहली रो का शो हुआ है, ये वाला, ठीक है। अब अगर मैं इसका देखना चाह रहा हूँ यूज़र ID इज़ इक्वल टू 7, मैं यहाँ पे क्यूरी में चेंज करूँगा वेयर तो अब देखें ये उसी का रिकॉर्ड आया, ठीक है। पासवर्ड उसका इनक्रिप्टेड था, जेंडर मेल और कंट्री में कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब इसी को हमने सबसे पहले तो ये देखें कि इसको ये भी एक रिकॉर्ड आ रहा है ना, हमने सारे यूज़र्स का रिकॉर्ड शो करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन रिमूव होगी ताकि सारे मेरे पास रिज़ल्ट में तो मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 8 ही आ रही थी, ठीक है, लेकिन शो 1 हो रही हैं क्योंकि मैंने इसको लूप में नहीं रखा। अब मैं इसी पूरी लाइन को एज इट इज़ लूप के अंदर लिखूँगा, ठीक है। लेकिन वाइल की लूप लगाई है और वही रो इज़ इक्वल टू mysqli fetch assoc एज इट इज़ उसके अंदर लिख दिया, ठीक है। यही होता है ना कि वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन बताते हैं, टर्मिनेशन कंडीशन बताते हैं कि किस कंडीशन पे आके वो स्टॉप होगा। अब मैं प्रिंट आर को जब मैं इस रो के अंदर प्रिंट करवाऊँगा और इसके बाद मैं एक लाइन ब्रेक भी कर देता हूँ तो ये हमेशा नेक्स्ट रिकॉर्ड शो करवाएगा। वो देखें पहले यूज़र 1 2 3 4 5 6 7 तक, फिर उसके बाद सबका नेम भी डिफरेंट आ रहा है, सबके पासवर्ड भी डिफरेंट आ रहे हैं, जेंडर, कंट्री वगैरह सब कुछ डिफरेंट आ रहा है, ठीक हो गया। अब मैंने अगर किसी एक को एक्सेस करना है तो मैं उसके नेम के थ्रू से एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि mysqli fetch assoc हमने यूज़ किया ना तो वो एसोसिएटेड डाटा रिटर्न कर रहा होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे सिंपल यूज़र नेम, मेरे जो कॉलम का नेम था ना मैं वो लिख देता हूँ, या इसको आप एको भी करवा सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह आपके पास सारे नेम आ गए हैं और अब मेरे पास सिर्फ ये है रो और उसके अंदर ये वैल्यू, मैंने जहाँ पे जौन सा कॉलम प्रिंट करवाना होगा मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह आपको कभी आपका पासवर्ड शो नहीं होता, आप पासवर्ड चेंज भी करने लगते हो तो वो बैकएंड पे खुद ही चेक करता है कि आपका पासवर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आपको कभी भी आपका ओरिजिनल पासवर्ड नहीं दिखाया जाता। तो वो क्या होता है कि क्यूरी से रिज़ल्ट तो आपका टप्पल तो आपका पूरा ही जनरेट हो रहा होता है, रो तो आपकी पूरी आ रही होती है, लेकिन शो आपको सिर्फ यही करवाया जा रहा होता है, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गया, इसमें कोई इशू? टेबल में ही शो करवाते हैं। अब देखो जब आपने सिंपल टेबल बनाते हो तो इसी तरह बनाते हो ना, सबसे पहले हमारा टी हेड आ जाता है जिसके अंदर जो टॉप पे हेडिंग्स आ रही होती हैं, ये वाला टी हेड। आपके पास टेबल के अंदर कितने टैग्स होते हैं? 3 होते हैं ना, टी हेड, टी बॉडी, टी फुटर, ठीक है। टी हेड वो होता है जो आपकी हेडिंग बनी हुई आ रही होती है, जो ऊपर आ रहा होता है ना आपका नेम, पासवर्ड वगैरह, ठीक है। टी बॉडी के अंदर आपकी सारी वैल्यूज़ आ रही होती हैं, ठीक है, जो काफ़ी सारा रिकॉर्ड आ रहा होता है। जिसमें आपने अगर बैंक की कभी ट्रांजैक्शन देखी हो तो ऊपर सिर्फ ये आ रहा होता है कि आपने कितने बजे ट्रांजैक्शन करवाई,
और अमाउंट कितनी थी, ठीक है, और नीचे सारी वैल्यूज़ आ रही होती हैं कि इस महीने आप कितनी ट्रांजैक्शंस करवा चुके हो, ठीक है। और लास्ट में टी बॉडी होता है। टी बॉडी में सिर्फ आपका ना एक कैप्शन आ रहा होता है, आपने देखा होगा अक्सर टेबल्स के लास्ट में ना सिर्फ एक छोटा सा करके लिखा होता है कि योर मंथली रिपोर्ट के इस तरह का कुछ, ठीक है। तो वो टी बॉडी के अंदर टी फुटर के अंदर आ रहा होता है। अब यहाँ पे मैंने यूज़र को एक उसकी आईडी शो करवानी है, एक उसका यूज़र नेम, और जेंडर, और उसका कंट्री, ठीक है। अब टी हेड ख़त्म हो जाएगा, आपका टी बॉडी स्टार्ट होगा। ठीक है, टी बॉडी का टैग आपका एक ही होता है टेबल के अंदर, लेकिन उसके अंदर टी आर काफ़ी सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करूँगा कि मैं यही वाली क्यूरी रन करूँगा, लेकिन हर रो एक डिफरेंट टेबल की रो में शो हो रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई रो जनरेट होगी तो मैं एक टी आर क्रिएट करूँगा, उसके अंदर टी डी बनाऊँगा, टी डी के अंदर मैं अपने सारे कॉलम्स बताऊँगा, ठीक है, और फिर मैं उसे डिस्प्ले करवाऊँगा। तो आपकी ये जो वाइल है ना, ये आ जाएगी, एक सेकेंड, जब आपने HTML के साथ PHP को इंटीग्रेट किया, अच्छा ठीक है। जब आपने ये बेसिकली दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं ना, दोनों हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है PHP और एक आपकी मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। दोनों आपस में इंटीग्रेट हो सकती हैं, लेकिन आपको पहले स्टार्ट और क्लोज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब PHP का कुछ भी बनाना है ना, तो आपको पहले HTML क्लोज़ करनी पड़ेगी, और अगर आप HTML के अंदर कुछ PHP का लिखने लगे हो तो आप PHP के अंदर कुछ HTML का लिखने लगे हो तो आपको पहले PHP क्लोज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये टी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, नंबर, और इसे मैं कहता हूँ 24, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस डॉलर को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, एक सेकंड, और देखें वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, ठीक है। हालांकि मैंने साथ उसके डॉलर भी लिखा है, PHP में वेरिएबल भी बना हुआ है, उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर है, फिर भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं उसे HTML में डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने अगर इस वेरिएबल को एज अ वेरिएबल ही प्रिंट करवाना है तो मुझे इसे PHP के अंदर इंक्लोज करना पड़ेगा, ताकि आपके वेब ब्राउज़र को पता हो कि ये वाली जो स्ट्रिंग है ये PHP, इसको एज अ PHP लेके चलना है, ठीक है। अब देखें शो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसे एको नहीं करवाया, ठीक है, क्योंकि PHP का अपना सिंटैक्स है। HTML में तो आप जो कुछ भी लिखी जाओ वो एज इट इज़ प्रिंट होता जाता है, ठीक है। अब मैं इसको एको करवाऊँगा तो वो डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ है कि मुझे PHP का एक वेरिएबल भी प्रिंट कराने के लिए मुझे HTML के कॉन्टेक्स्ट से बाहर आना पड़ा है, ठीक है। तो टेबल में भी आपने इसी तरह शो करवाना है कि ये वैल्यूज़ तो आपकी स्टैटिक आ गई, यहाँ पे वैल्यूज़ आपकी डिफरेंट आएंगी, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये वाली वाइल की लूप हमारी आ जाएगी PHP के अंदर। अब इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ। अभी भी वो टेबल के अंदर नहीं शो हुआ, क्यों? क्योंकि हमने ना TR का टैग लगाया, ना हमने अंदर TD का टैग लगाया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस लूप के अंदर हमें TR का टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब TR का टैग किस में आता है? HTML में, तो मुझे पहले PHP को क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ी देर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक TR का टैग स्टार्ट करता हूँ और इसे क्लोज़ करता हूँ। अब देखें ये वाली जो चीज़ आ रही है ये PHP की वाइल लूप का लास्ट था, ठीक है। तो ये भी मुझे क्लोज़ करने के लिए PHP स्टार्ट करनी पड़ेगी।
अब देखें, अब वो सही हाईलाइट हो गई है। अब आपके पास इतनी रोज़ जनरेट हो चुकी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक भी अंदर टीडी बनाता हूँ ना, और अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो डेटाबेस में जितने रिकॉर्ड्स आपके पास थे उतने ही जनरेट हुए होंगे। आपके पास 8 थे ना, तो ये 8 ही जनरेट हुए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक्चुअल वैल्यूज़ आपकी प्रिंट करवानी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये वाली जो वैल्यू थी जो स्टैटिक लिखी हुई थी, यहाँ पे क्या आना चाहिए, आईडी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पीएचपी का टैग लिखूँगा। एक सेकेंड, और यहाँ पे मैं एको करवाऊँगा रो का वेरिएबल, क्योंकि इस रो के अंदर हमारी पूरी रो आ रही थी। और फिर उस कॉलम का नेम जिस कॉलम को मैंने प्रिंट करवाना है, मैं पहला टीडी बना रहा हूँ ना, तो पहले टीडी में मैंने आईडी शो करवानी है। तो डेटाबेस में मैंने कॉलम का नेम यूज़र अंडरस्कोर आईडी रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब ये डेटाबेस से ही आईडीज़ आ रही हैं। मैं यहाँ से अगर किसी की रिमूव भी करता हूँ ना, हेलो वर्ल्ड, तो वो 6 यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, क्योंकि अब ये डायनामिक हो गया। अब मुझे इसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ यहाँ से रिकॉर्ड इंसर्ट करता जाऊँगा, मुझे ऑटोमेटिक डिस्प्ले होते जाएंगे। ठीक है। अब आपने यूज़र आईडी शो करवा दी, मैंने यूज़र नेम भी शो करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक कॉलम ही शो करवाना है, तो टीडी हमारा एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब यहाँ पे कौन सा कॉलम आ जाएगा, यूज़र अंडरस्कोर नेम। ठीक है। अब देखें 8 का नेम डाटा था, तो डाटा आया है। 5 में फर्स्ट मेल, तो देखें बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ गए हैं जो डेटाबेस में पड़े हुए थे। इसी तरह आप जेंडर और कंट्री भी स्टोर करवा सकते हो और शो करवा सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा जेंडर और यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। इस तरह टेबल में आपका सारा रिकॉर्ड आता जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया, इसमें कोई इशू? आप चाह रहे हो कि साथ ही शो भी हो जाए? ठीक है। उसके बाद उसके लिए आपके पास होते हैं हेडर्स पीएचपी के। ठीक है, आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा कि हमारे पास एक चीज़ होती है रीडायरेक्शन, कि हमारा अगर डाटा एक राउट से नहीं मिल रहा ना, तो हम उसे दूसरे राउट पे सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो पीएचपी में भी हमारे पास रीडायरेक्शन यही होती है कि आपको ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करवा दिया जाता है। आपने कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ से आप अगर कुछ डाउनलोड करने लगो ना, तो वो कहता है कि पहले 5 सेकंड वेट करो। आप 5 सेकंड तक उनका काउंटर चलता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपको दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करवा देता है। ठीक है, तो उसमें पीएचपी के हेडर वेरिएबल्स चल रहे होते हैं। अब करना ये है कि जिस तरह ही मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ, तो मुझे पता है कि मैं ऐड रिकॉर्ड डॉट पीएचपी पे सारा रिकॉर्ड आ रहा है। जब रिकॉर्ड सही तरह इंसर्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं दोबारा यूज़र को इसी पेज पे ले आऊँगा, तो उसे नया रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे इस पेज पे जाना है जहाँ पे रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, मैं इस लाइन पे आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये लाइन तब एग्जीक्यूट होगी जब आपका रिकॉर्ड सही तरह इंसर्ट हो चुका होगा। हमारे पास फंक्शन होता है हेडर का। ठीक है, और इसके अंदर एक ही पैरामीटर होता है और वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, नाम भी उसका हेडर ही आ रहा है। अब इसमें भी आपके पास हेडर के भी काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं। मतलब जो वो एग्जांपल है ना कि आपको कुछ देर के लिए वेट करवाया जाता है, फिर आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके जाया जाता है, उसके लिए आपका एक टाइम आउट का वेरिएबल हेडर होता है। ठीक है, लेकिन इस केस में जब आप यूज़र को बिना उसके किसी एक्शन परफॉर्म किए दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करवा के लेके जा रहे हो, उसके लिए आपके पास लोकेशन का हेडर होता है। ठीक है, लोकेशन लिखते हो और उसके बाद एक कॉलन लगाते हो। ठीक है, इस कॉलन के बाद आपने फिर सिंपली उसी पेज का नेम बताना है जिस पेज पे आप उसे लेके जाना चाह रहे हो। अब मेरा ये इंडेक्स डॉट पीएचपी है ना, मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा जब वो इंसर्ट करे ना, तो दोबारा इसी पेज पे ले आए, तो मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी लिख दूँगा। ठीक है,
ठीक है। नहीं, वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ये जो आप दोबारा रीडायरेक्ट होके आए हो ना, वो ऐड रिकॉर्ड से ही आए हो। पहले रिकॉर्ड इंसर्टेड शो हो रहा था ना, वो अब नहीं होगा। उसके लिए फिर आपका यही होता है कि आप सेशन यूज़ करो, कि आप जिस तरह एक दफ़ा रिकॉर्ड उसका इंसर्ट हो चुका है ना, क्योंकि जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो तो आपके सारे वेरिएबल्स ख़त्म हो जाते हैं। मतलब सिंपल अप्रोच तो मैं ये कहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बना लूँ, जब यूज़र उसे इंसर्ट कर दे, रिकॉर्ड अपना इंसर्ट कर दे, तो वो वेरिएबल को एको करवा दूँ, ठीक है। लेकिन जब एक दफ़ा मेरा पेज रिफ़्रेश होगा तो मेरे सारे वेरिएबल्स ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह वी में आप एक दफ़ा प्रोग्राम को रिकम्पाइल करो तो आपके जितने वेरिएबल्स थे, आपने जो जो वैल्यूज़ एंटर की हुई थी, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, नई सिरे से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम सेशन यूज़ करते हैं। सेशन में ये होता है कि जिस तरह मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ ना, यहाँ पे मैं एक सेशन के वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर करवा दूँगा, ठीक है। फिर इस पेज पे आके मैं उस सेशन को एको करवा दूँगा। लेकिन वो एक एडवांस स्टफ़ है, वो जब आप इन चीज़ों को अच्छी तरह कवर कर लोगे, फिर वो सिर्फ एक यूज़र एक्सपीरियंस के लिए ना, कि यूज़र एक्सपीरियंस आपने अच्छा बनाना। हाँ, वैसे अगर आपको बेसिक्स अच्छे आते हैं तो आप वो कवर कर सकते हो इजीली। क्या समझ नहीं आई? केक पीएचपी, ये तो सारे इसके फ्रेमवर्क्स हैं। आपने वीबी में ऊप की होगी ना, C++ में की थी, तो उसके लिए आपको क्लासेस ही यूज़ होती हैं। आपके जितने भी ये केक पीएचपी, लारावेल, कोड इग्नाइटर, जितने भी फ्रेमवर्क्स चले हैं ना, ये सारे ऊप बेस ही हैं, कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही करते हो उसमें। इसको हम फंक्शन यूज़ करें PHP का, उसकी जगह क्लास वगैरह फॉर्म ही कर लें, रिट्रैक्ट करते हैं हाँ, और किस तरह से अगर ये वाला ठीक है। कि अब देखो, एक दफ़ा जिस तरह पहले हो रहा था कि मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, मुझे वो मैसेज तो शो हो गया रिकॉर्ड इंसर्टेड, लेकिन मुझे वो रिकॉर्ड देखने के लिए दोबारा बैक करना पड़ा और पेज को रिफ़्रेश करना पड़ा। तो ये वाली अप्रोच ठीक है। इसके लिए अलर्ट का लगा दें, वहीं पे वो शो नहीं हो जाएगा, अलर्ट भी ठीक है। ओके कर। हम्म, सर वो हम चले हमारा जो रिजल्ट फॉर्म है ना, यानी एक रिकॉर्ड में एंटर किया तो अलर्ट फॉर्म में शो हो सकता है, अलर्ट फॉर्म में भी शो हो सकता है। या हम जैसे फर्स्ट करें डेटाबेस डिज़ाइन कर दिया, उसमें हम कोई फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हमने वेब पेज पे किया है यहीं से हम फाइंड करते हैं और उसमें जो हमारा रिकॉर्ड हो वो अलर्ट फॉर्म में आता है। आ सकता है, लेकिन वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है ना, कि आपको बार बार अलर्ट शो हो रहे हैं। यूज़र एक्सपीरियंस के लिए वो अच्छा नहीं है। ऐसे होंगे ना कि वर्क अगर किसी स्मॉल कंपनीज का बनाती है तो उनको हर 10-15 मिनट बाद में रिकॉर्ड प्रोवाइड करना होगा यूज़ करने के लिए, तो उसमें तो उसे बार बार सर्च करना पड़ेगा, यानी कि उसकी इंसर्शन कम होगी और सर्च जो है ना वो फेच करना ज़्यादा होगी। तो उसके लिए यूँ ही हो सकता है ना, कि आप जिस भी कीवर्ड को सर्च कर रहे हो वो आपको टेबल की फॉर्म में शो हो जाए। हाँ, अलर्ट्स उसमें जनरेट नहीं करवाओगे आप। उस तरह एक और मैं CPC लिख रहा हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट में तो छोटा सा बाहर आ जाएगा सक्सेसफुली जो है ना वो हो गया, वो किस में बनेगा? उसके लिए भी यही होगा। अब आप देखो, जावास्क्रिप्ट आप किस तरह लगाते हो? स्क्रिप्ट का टैग लगाते हो ना। स्क्रिप्ट का टैग आप किस में लगाते हो? HTML में लगाते हो ना। HTML में लगाते हो, तो आपने जब उसको प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे एको लिखोगे। जिस तरह BR का टैग लगाया था तो हमने एको के अंदर HTML का टैग लिखा था ना, तो इसी तरह मैं एको और फिर इसके अंदर स्क्रिप्ट का टैग लिखूँगा और इसको क्लोज़ करूँगा। ठीक हो गया। अब आप स्क्रिप्ट के अंदर ही अलर्ट लगाते हो ना, मैं यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ और यहाँ पे आप वो मैसेज बताते हो जो आपने प्रिंट करवाना है। अब बाहर मेरी डबल कोट्स चल रही हैं तो मैं अंदर सिंगल लिखूँगा। तो जैसे ये रिकॉर्ड इंसर्शन लिखा आता है, इस तरह का हम अलर्ट में आए कि आपका रिकॉर्ड क्रिएट हम्म, आपका नाम क्या है? चलो यार, ये ठीक है। अब उसने असल में वो कैशे का पेज ही वो कर लिया है। इसकी कैशे रिमूव करनी पड़ेंगी, फिर सही चलेगा।
अच्छा, आप अगर ये चाह रहे हो ना कि आपको पहले वो मैसेज भी शो हो और अलर्ट की फॉर्म में ही शो हो, तो उसके लिए ये होगा कि आप जो रीडायरेक्शन है ना, जिस तरह हमने हेडर के थ्रू करवाई है पीएचपी में, आप जावास्क्रिप्ट में भी करवा सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में आपके पास एक फंक्शन होता है ऑन क्लिक, तो ये ना जब आप क्लिक करते हो, यूज़र से तो हमने क्लिक करवाना ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट आपने कितनी की हुई है, ऑब्जेक्ट्स किए हुए हैं उसके? इंट्रो ये 3 से लेकर अलर्ट कंफर्म और प्रॉम्प्ट। अच्छा, आपके पास ना जावास्क्रिप्ट में बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपका रिकॉर्ड सारा स्टोर हो रहा होता है, और वो इस फॉर्मेट में स्टोर हो रहे होते हैं, इस फॉर्मेट में कि ऑब्जेक्ट का नेम होता है। फॉर एग्जांपल इसी डेटाबेस की एग्जांपल है तो मेरे पास इस नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा यूज़र्स का। ठीक है, उसके अंदर आईडी स्टोर होगी मेरी 1। ठीक है, नेम स्टोर होगा, इस तरह रिकॉर्ड स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, तो जब आपने रीडायरेक्ट करवाना है ना यूज़र को, तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है विंडो का जावास्क्रिप्ट में, उसके अंदर आपके पास एक वैल्यू होती है लोकेशन की। लोकेशन का भी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास और काफ़ी सारे वेरिएबल होते हैं। आपने एंकर टैग पढ़ा होगा, एंकर टैग में एंकर टैग पढ़ा हुआ है, ए का टैग लगाते हैं, उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे जाते हैं, नहीं पढ़ा हुआ? हमारे पास ना हम इसे हेड रेफरेंस कहते हैं। जब हाँ, जब आपने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो ना, तो उसे हम हेड रेफरेंस कहते हैं, इसे एचआरएफ कहते हैं। ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे फिर हमने उस पेज का नेम बताना होता है जिस पेज पे हमने लेके जाना है। ठीक है, और जब भी आपने जावास्क्रिप्ट में किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है ना, तो आप डॉट लगा के एक्सेस करते हो। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर फॉलो करो तो सबसे पहले मेरा आ रहा है विंडो का, विंडो के बाद आ रहा है मेरा लोकेशन, और लोकेशन के बाद आ रहा है एचआरएफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता देना है index.php। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्टेड, उसके बाद ये। ठीक है, वही 1 सेकंड की टाइम पे किसी का ये अलर्ट रेस को खत्म हो गया 2 सेकंड के लिए। उसके लिए फिर वो हेडर ही यूज़ होगा, जिसने मैंने पहले एग्जांपल दिया ना कि आपको मैसेज आ रहा था कि भाई यू विल बी ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टेड आफ्टर 5 सेकंड्स, तो उसके लिए वो पीएचपी के हेडर्स ही यूज़ होते हैं। ठीक है, आपके पास सिर्फ डिज़ाइनिंग की बात करो ना, तो डिज़ाइनिंग के लिए तो आपके पास बहुत से टेम्पलेट्स हैं जो फ्री अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ख़ुद भी बनाना चाह रहे हो तो अच्छी अप्रोच ये है कि आप फ्रेमवर्क में बना लो। फॉर एग्जांपल जैसे बूटस्ट्रैप है। ठीक है, बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ा हुआ है कि वो एक HTML का फ्रेमवर्क है, उसमें आपको CSS नहीं करनी पड़ती, आप सिर्फ उसके टैग्स लगाते हो और उसकी क्लासेस जो बिल्ट इन है वो देते हो, तो वो आपका ऑटोमेटिकली सारा फॉर्म डिज़ाइन करके दे देता है, सारा पेज एक्चुअली डिज़ाइन करके दे देता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो तो कोई एक अच्छा सा टेम्पलेट पिक कर लो, क्योंकि टेम्पलेट में ये होगा कि आपके काफ़ी सारे पेजेस होंगे। जैसे आप अगर होटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो ना, तो आप होटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सर्च करो टेम्पलेट्स। ठीक है, तो आपको वो टेम्पलेट उसमें सिर्फ HTML दी होगी, उन्होंने लेआउट बना के दे दी होगी कि यहाँ पे आपका ये फॉर्म होगा, यहाँ पे बुकिंग पेज होगा, वगैरह वगैरह। आपको सिर्फ उसके बैकएंड पे PHP करनी होगी। ठीक है, W3 स्कूल पे असल में टेम्पलेट नहीं होंगे, W3 लेआउट्स है, वहाँ पे आपके पास फ्री टेम्पलेट होंगे और वो हर कैटेगरी में होंगे। ट्यूटोरियल पॉइंट पे भी टेम्पलेट नहीं होंगे, HTML के टेम्पलेट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? इसमें कोई इशू? ठीक, हो जाएगा ये।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो या कुछ समझ आया हो तो पूछ लो। नहीं, मैं जॉब कर रहा था लेकिन अब छोड़ दिया। मैंने 1.5 साल जॉब की है, 4th से लेकर 7 तक। क्या? हाँ, मेरा असल में प्रोजेक्ट जो है ना अभी फाइनल, वो जावा में ही है। और जो मैं वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ वो भी इसी में बना रहा हूँ, लारावेल में। जावा में क्या? वेब में भी बन जाती हैं, मतलब आपके पास jQuery का पता है कि वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। इसी तरह आपके पास एक लाइब्रेरी होती है jQuery मोबाइल, वो आपको मोबाइल ऐप बना के दे देती है और वो आपको हाइब्रिड ऐप बना के देती है। मतलब आप जावा में जो ऐप बनाओगे वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए चलेगी। आपको अगर आईफोन की ऐप बनानी है तो आपको ऑब्जेक्टिव सी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो jQuery मोबाइल है वो आपको दोनों प्लेटफॉर्म के लिए बना देगी, इवन 3 के लिए, विंडोज़ फ़ोन के लिए भी वो बना के दे देती है। और उसके लिए जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो वो कोर्डोवा होती है या फ़ोन गैप। ठीक है, कोई क्वेश्चन? थैंक यू। सर जी कुछ कहना पसंद करेंगे? खाना चाहना कोई आ रहे हैं प्लीज़? मैंने जाना है। 6 सेमेस्टर से 7 सेमेस्टर में है। मैं 8th में। फाइनल ईयर नहीं बना रहे प्रोजेक्ट? हाँ, किस में बना रहे हैं सर आप? मेरा यार असल में है पेशेंट्स के लिए कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ। तो जो डिसेबल्ड होते हैं ना वो अपने हाथ के गेस्टर से ना कोई सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हैं।